साल 1947। दुनिया के हर एक कोने में बारूद की गंध मौजूद थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी की जमीन पर परमाणु बम अपना कहर बरपा चुके थे। इस साल सब कुछ बदल रहा था। एक समय तक दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन का वर्चस्व अब सिकुड़ रहा था। अमेरिका और सोवियत रूस एक बार फिर से वैचारिक कुश्ती के लिए दुनिया में अलग अलग मैदान तैयार कर रहे थे। युद्धों से झुलसी इस दुनिया को इसी साल एक ऐसा हथियार मिला जो आने वाले दशकों में इंसानों के कत्ल का सबसे बड़ा जरिया बनने वाला था। इसी साल रूस में एक बंदूक बनी जिसका नाम था AK-47। पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47। इस बात पर यकीन करने में हैरत होती है कि दुनिया भर में विनाश का अध्याय लिखने वाली इस खतरनाक राइफल AK-47 को बनाया था एक रूसी कवि मिखाइल क्लाशनिकोव ने। बाद के दिनों में इसी क्लाशनिकोव ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि काश मैं AK-47 की जगह घास काटने की मशीन बनाता, कई बेकसूर लोगों की जान बच जाती। एक दौर वह भी आया जब कश्मीर की घाटी में नारा लगता था, सरहद पार जाएंगे, क्लाशनिकोव लेकर आएंगे, और पूरा का पूरा कश्मीर AK-47 की खूनी आवाजों से गूंज उठता था। AK-47 की एक खासियत हमेशा से रही, वह रूस की तरह ही समाजवादी विचारधारा में यकीन करती है। यानी वह सेना के पास रही और आतंकियों के पास भी। दोनों लोग एक ही बंदूक से एक दूसरे को मरते मारते रहे। आखिर क्यों रूस के दुश्मन अमेरिका को AK-47 बंदूक खरीदकर अफगान मुजाहिदीनों को देनी पड़ी? लादेन और कसाब का AK-47 से जुड़ा किस्सा क्या है और कौन से देश के झंडे पर AK-47 की तस्वीर लगी है? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे जिज्ञासा के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर इस बदनाम लेकिन मशहूर बंदूक AK-47 के बनने की असल कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आपका स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम जिज्ञासा में। बारूद यानी गन पाउडर, एक भुरभुरी सी मिट्टी की तरह की चीज। क्या आप जानते हैं इसकी खोज कैसे हुई? 9वीं शताब्दी की बात है। चीन में उस समय तांग वंश का शासन था। उन दिनों चीन में तांग वंश के राजा ने अपने एल्केमिस्टों से कहा कि एक ऐसी दवा बनाओ जिसे खाने के बाद मैं कभी मरूं ही नहीं, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। राजा का आदेश था, इसलिए एल्केमिस्ट अमरता की दवा बनाने लग गए। कई सालों तक कीमियागिरी यानी एल्केमिस्ट अलग अलग धातुओं और खनिजों के साथ प्रयोग करते रहे, लेकिन अमर होने की दवा नहीं बन पाई। एक रोज जब ये लोग कुछ पाउडर आपस में मिला रहे थे, तभी अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका धुएं के साथ खत्म हुआ। दुनिया को पहली बार बारूद यहीं से मिला। बारूद की खोज की और भी कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन चीन की अमरता वाली कहानी सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। अब सोचिए, जो काम अमर होने यानी इंसानों को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा था, उसी खोज से कैसे इंसानों की तबाही के लिए एक नई चीज पैदा हो गई। बारूद की खोज के बाद अब दुनिया को हथियार की जरूरत थी। पहले इसे भालों, तीर धनुष और तोपों के साथ आजमाया गया। वह काफी कारगर रहा। ऐसा माना जाता है कि भारत में बारूद का पहली बार इस्तेमाल मुगल शासक बाबर ने किया था। अगर बाबर के पास बारूद नहीं होती तो उसकी छोटी सी सेना कभी भारत जीत नहीं पाती। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब बारूद को बरतने के लिए एक और हथियार को बनाया गया। ऐसा हथियार जिसकी बनावट से ही माथे पर बल पड़ जाए। लोहे की एक नली, नीचे ट्रिगर और उसमें भरी जाने वाली गोली जिसमें भरा है बारूद। यह बंदूक की खोज थी। फिर युद्धों का पूरा पैटर्न ही बदल गया। हत्या करने के तरीके बदल गए और अपराध करने के आयाम। इसके बाद दुनिया भर में कई तरह की बंदूकें बनी जो समय समय पर मशहूर हुई। पिस्तौल, कार्बाइन, राइफल, असॉल्ट राइफल, रिवॉल्वर जैसी कई तरह की बंदूकें बनने लगीं। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस विश्व युद्ध में दुनिया के लगभग सभी मजबूत देश शामिल थे। युद्ध के समय ही हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय तक एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं थी। सभी देश अपने सैनिकों के बल पर ही जंग लड़ रहे थे। सैनिकों को लड़ने के लिए चाहिए थी बंदूक। फिर क्या था, पूरी दुनिया में बंदूक बनाने की होड़ मच गई और दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते सभी देशों के लिए यह एक मजबूरी बन गई। और इसी मजबूरी के बीच सोवियत रूस में पैदा हुई सदी की सबसे विख्यात और कुख्यात AK-47। इस खूंखार राइफल AK-47 के बनने की कहानी को जानने से पहले हमें उस शख्स की कहानी को जानना होगा जिसने इसे बनाया। नाम मिखाइल क्लाशनिकोव।
नाम का अंतिम शब्द सुना आपने, क्लाश्निकोव। जब आप AK-47 का फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसके आखिर में भी क्लाश्निकोव है। मिखाइल क्लाश्निकोव ने इसे साल 1947 में तैयार किया था और यह एक ऑटोमेटिक राइफल थी, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑटोमेटिक क्लाश्निकोव 47 यानी AK-47। अब बात साल 1919 की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। दुनिया को दो नई ताकतें मिल चुकी थीं, अमेरिका और सोवियत रूस, जिसे USSR भी कहते हैं। दोनों विचारधाराओं में एक दूसरे के खिलाफ थे। 2 साल पहले ही 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। पूरे सोवियत संघ में हसुआ हथौड़ी वाला कम्युनिस्ट झंडा लहरा रहा था। लेनिन के हाथों में रूस की कमान थी। 1919 में रूस के गांव कुर्या में क्लाश्निकोव का जन्म हुआ। क्लाश्निकोव के पिता जमींदार थे। उन दिनों रूस में जमींदारों को कुलाक कहा जाता था। रूस की नई कम्युनिस्ट सरकार जमींदारों के खिलाफ थी। रूस के लोग कुलाक यानी जमींदारों से नफरत करते थे। 1930 में रूसी तानाशाह स्टालिन ने क्लाश्निकोव के परिवार सहित लाखों कुलाक परिवारों को साइबेरिया के ठंडे इलाकों में भेज दिया। क्लाश्निकोव ने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कविता पढ़ने और लिखने से की। क्लाश्निकोव के 19 भाई बहन थे, जिसमें से केवल 8 ही बाद के दिनों में जिंदा बच पाए। 13 साल की उम्र में क्लाश्निकोव साइबेरिया से वापस गांव अपने आ गए कुर्या। वहां आकर उन्होंने एक ट्रैक्टर बनाने वाले स्टेशन में मैकेनिक का काम करना शुरू किया। मशीनों से पहला राब्ता क्लाश्निकोव का ट्रैक्टर फैक्ट्री में ही हुआ। उसी फैक्ट्री में एक कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी भी आता जाता रहता था। क्लाश्निकोव के मशीनों से लगाव को देखते हुए उसने क्लाश्निकोव को हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की डिजाइनिंग टीम का हिस्सा बना दिया। यह उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। 1938 आते आते दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डुगडुगी पीटी जा चुकी थी। सारे देश सैनिकों की अंधाधुंध भर्ती कर रहे थे। क्लाश्निकोव की उम्र उस समय महज 19 साल थी। उन्हें भी रूस की सेना में शामिल होना पड़ा। करीब 3 साल तक रूस की सेना में काम करने के बाद अक्टूबर 1941 में ब्रायंस की लड़ाई के दौरान क्लाश्निकोव को गहरी चोट लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिखाइल लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। अस्पताल का अकेलापन ही उन्हें एक बार फिर से हथियारों की ओर ढकेल रहा था। जब मिखाइल अस्पताल के बेड पर पड़े हुए थे तो उनसे मिलने उनके कुछ सैनिक दोस्त आए। उनके दोस्तों ने मिखाइल से कहा कि हमारी सेना के पास अच्छी बंदूकें नहीं हैं, ना ही कोई ऑटोमेटिक राइफल है। मिखाइल खुद सेना में लंबे समय तक रहे थे। वो इस बात से अच्छे से वाकिफ थे कि रूसी सेना के पास बेहतरीन ऑटोमेटिक राइफल नहीं है। लेकिन उनके दोस्तों ने जब मिखाइल से यह बात कही तो यह बात उनके दिमाग में घर कर गई। मिखाइल पहले से ही हथियारों की डिजाइनिंग कर चुके थे। उन्होंने एक बार फिर से इस ओर अपना दिमाग चलाना शुरू किया। सबसे पहले मिखाइल ने एक सब मशीन गन डिजाइन की, लेकिन उसे सेना के अफसरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बावजूद भी मिखाइल ने हार नहीं मानी। साल 1946 में मिखाइल ने M44 नाम की एक और राइफल को डिजाइन किया। इसे राइफल के कंपटीशन में बेस्ट राइफल के तौर पर चुना गया। बस फिर क्या था, मिखाइल ने आसमान में सुराख कर दिया था। इसी बेस्ट राइफल के डिजाइन में मिखाइल ने बदलाव किया और बना डाला AK-47। 1 साल बाद ही इसे फील्ड ट्रायल के लिए बनाया गया और फिर 1949 में इसे सोवियत सेना ने अपने स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर अपना लिया। लकड़ी और लोहे की बनी बड़ी अद्भुत चीज साबित हुई यह बंदूक। ऐसा लगता कि यह बंदूक ना होकर हत्या को कोई खौफनाक चेहरा हो। लोहे की एक नली मुंह बाएं सबसे आगे निकली हुई, बीच में मुड़ी हुई मैगजीन और आखिर में इसे अपने कंधे पर टिकाने के लिए बनाया गया लकड़ी का कुंदा। इस बंदूक का वजन करीब 3 किलो 725 ग्राम के आसपास है। यह 600 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है और इसमें 7.62 गुणा 39 mm की गोली लोड की जाती है। 880 mm लंबी इस राइफल की मैगजीन में करीब 30 राउंड गोलियां रखी जा सकती हैं। AK-47 एक ऐसी असॉल्ट राइफल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे महीनों कीचड़ में दफन कर दो और उसके बाद भी निकाल के निशाना लगाओ तो गोली दंदनाती हुई निकलेगी। रेत में, समंदर में, जंगल में, जहां मन फेंक दो, लेकिन उसके बाद जब भी इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा AK-47 हमेशा वफादारी दिखाएगी। 1947 में AK-47 बनी। उसके महज 8 साल बाद ही साल 1955 में इसने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर ली। विडंबना देखिए कि यह मकबूलियत रूस में इसे नहीं मिली, ना ही यह रूसी सैनिकों के हाथ में लोकप्रिय हुई। AK-47 रूस के बजाय वियतनाम के जंगलों में मशहूर हुई। साल था 1955।
द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जीत से उत्साहित अमेरिका वियतनाम जंग में शामिल हो गया। यह वियतनाम की आपस की लड़ाई थी, लेकिन अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की ओर से उत्तर वियतनाम के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से लड़ रहा था। इस क्रूर संघर्ष में वर्ल्ड पावर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। उसके 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अमेरिका ने वियतनाम के इस युद्ध में कई मजबूत हथियारों और राइफलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वियतनाम के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के पास AK-47 थी। कहा जाता है कि AK-47 को वियतनाम के गोरिल्ला लड़ाके कई महीनों तक जंगल के कीचड़ में छुपा देते थे और जब जरूरत पड़ती उसे निकाल कर इस्तेमाल करते थे। अमेरिकी सैनिकों के पास M16 जैसी बंदूकें थीं, लेकिन यह AK-47 के सामने फेल थीं। M16 बार बार जाम हो जाती थी। एक समय बाद अमेरिकी सैनिक इस M16 राइफल से तंग आ गए। फिर उन्होंने वियतनामी लड़ाकों को मारकर उनकी AK-47 राइफल को छीनना शुरू कर दिया। अमेरिकी सैनिक पहले उन लड़ाकों को मारते और फिर उनके AK-47 को उठाकर अगला युद्ध लड़ते। अमेरिका और वियतनाम का युद्ध करीब 20 सालों तक चला और बाद में थक हार कर अमेरिका को वियतनाम से वापस लौटना पड़ा। AK-47 का दूसरा बड़ा अध्याय शुरू हुआ महाशक्तियों के कब्रगाह कहे जाने वाले अफगानिस्तान में। जैसे अमेरिका वियतनाम में कूदा था, वैसे ही रूस की सेना साल 1979 में अफगानिस्तान में दाखिल हुई। रूस की सेना के पास भारी संख्या में AK-47 थी। रूसी सेना इस बंदूक का अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों पर खूब इस्तेमाल करती थी। एक समय ऐसा आया कि अफगानिस्तान के मुजाहिद लड़ाकों में AK-47 का खौफ बहुत बढ़ता गया। लड़ाकों के बीच यह बात फैल गई कि इस बंदूक की गोली में जहर भरा गया है, क्योंकि AK-47 की गोली मांस या हड्डी से टकराते ही फट जाती थी, जिससे घाव और गहरा हो जाता था। उस समय मुजाहिदीनों की मदद अमेरिका कर रहा था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कई दशकों से वैचारिक दुश्मनी चल रही थी, जो आज तक कायम है। अफगानी मुजाहिद अमेरिका से इसी बंदूक की मांग कर रहे थे, यानी मुजाहिदीनों को रूस की सेना से लड़ने के लिए रूस की ही AK-47 बंदूक चाहिए थी। मुजाहिदीनों के दबाव में अमेरिका को झुकना पड़ा और अमेरिका ने ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा AK-47 बंदूक की सप्लाई करवाकर मुजाहिदीनों के हाथ में वह बंदूक थमा दी। करीब 10 साल बाद साल 1989 में रूस की सोवियत सेना वहां से वापस चली गई। रूस की सोवियत सेना तो अफगानिस्तान से चली गई, लेकिन एक ऐसी चीज अफगानिस्तान में रह गई जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया में मौत का तांडव करने वाली थी। वह थी AK-47। क्योंकि रूस की सेना भी AK-47 का इस्तेमाल करती थी और मुजाहिदीन भी AK-47 का इस्तेमाल करते थे, इसलिए 90 के दशक में अफगानिस्तान में AK-47 की भरमार आ गई। कहा जाता है कि उस समय के अफगानिस्तान में AK-47 किराने की दुकान में सजा कर बेची जाती थी। अपनी किताब AK-47 द वेपन दैट चेंज्ड द फेस ऑफ वॉर में लैरी काहनर लिखते हैं, अमेरिका को मुजाहिदीनों के प्रेशर के आगे झुकना पड़ा। अमेरिका ने दुनिया भर से AK-47 राइफलें खरीदी और मुजाहिदीनों तक पहुंचा दी। पूरी दुनिया में यहीं से इस मशहूर और बदनाम राइफल की कालाबाजारी शुरू हुई। दुनिया भर के विद्रोहियों को इसी बंदूक का शौक था। आपको याद हो कि इसी समय कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ये बंदूकें कश्मीर की घाटी में पहुंची और फिर 1989-90 में कश्मीर की घाटी AK-47 की खूनी आवाजों से गूंजने लगी। हैरत की बात तो यह है कि इस बार भारतीय सेना के हाथों में भी AK-47 थी और आतंकवादी भी AK-47 लहरा रहे थे। उन दिनों कश्मीर में एक नारा गूंजता था, सरहद पार जाएंगे, क्लाशनिकोव लेकर आएंगे। जिन अफगानी मुजाहिदीनों को अमेरिका ने एक समय काला बाजारी करके AK-47 सौंपी थी, जब ओसामा बिन लादेन ने 9/11 की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में उसके इंटरव्यू की तस्वीर आई, तो वह भी AK-47 के साथ दिखाई दिया। यह बात सोचकर ताज्जुब होता है कि पूरी दुनिया एक बंदूक के इर्द गिर्द इस तरह से कैसे घूम सकती है। जिस तरह से यह राइफल बदनाम हुई, उसी तरह से इसने लोकप्रियता और यकीन भी बटोरा। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके झंडे पर AK-47 की तस्वीर बनी हुई है। दरअसल मोजाम्बिक में पुर्तगाली शासन के खिलाफ लंबा संघर्ष चला, जिसमें मोजाम्बिक की आज़ादी के लिए लड़ रहे मोजाम्बिक लिबरेशन फ्रंट ने AK-47 बंदूक से खूब लड़ाई लड़ी। जब मोजाम्बिक आज़ाद हो गया, उसके बाद वहां के झंडे पर AK-47 और फावड़े की तस्वीर बनाई गई। AK-47 को बनाने वाले क्लाशनिकोव ने एक इंटरव्यू में कहा था,
मुझे अच्छा लगता है जब मेरी बनाई बंदूक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होता है। मोजाम्बिक में स्वतंत्रता सेनानियों ने जब इस बंदूक की मदद से आज़ादी ली तो मुझे बेहद खुशी हुई। आज भी मोजाम्बिक के गांव में बच्चों के नाम क्लाश रखे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदूक का इस्तेमाल अपराधियों ने किया है तो वह बंदूक AK-47 ही है। एक समय में इसे अफ्रीकन क्रेडिट कार्ड कहा जाता था, यानी कि आपके पास अगर AK-47 है मतलब आप जहां मन चाहे वहां जाकर लूटपाट कीजिए। 26/11 हमले की यह तस्वीर देखिए। अजमल कसाब के हाथों में जो बंदूक है उसका नाम है AK-47। यूपी के मशहूर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने भी AK-47 से कई हत्याएं की और अपराध की दुनिया में मशहूर हुआ। 90 के दशक में बिहार के बाहुबलियों और अपराधियों के पास इस बंदूक का होना ही स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता था। एक बार जब क्लाशनिकोव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बनाई बंदूक अपराधियों और माफियाओं के हाथों तक पहुंच गई, जिससे कई बेकसूर लोगों की जान गई। अगर मैं जानता कि ऐसा होगा तो बंदूक की जगह मैं घास काटने की मशीन बनाता। लेकिन क्लाशनिकोव ने अफसोस जाहिर करने में बहुत देर कर दी। अब तक दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा AK-47 बंदूकें बन चुकी हैं। कई देशों की सेनाओं के पास यह बंदूक है और लगभग पूरी दुनिया के अपराधियों के बीच सबसे मशहूर यही AK-47 है। रूस में बाद के दिनों में AK सीरीज की और भी बंदूकें बनाने की कोशिश की गई। इसमें AKM और AK-74 जैसी बंदूकें भी मशहूर हुईं। लेकिन AK-47 की बात ही कुछ और है। AK-47 की लोकप्रियता के सामने कोई भी बंदूक अपनी जगह नहीं बना पाई। तो जिज्ञासा के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और कौतूहल भरी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जिज्ञासा के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा।